Hello everyone. So today we are going to begin our new lecture और आज का जो टॉपिक है that is industrial and trade policy of British in India. ब्रिटिश का किस तरह का पॉलिसी था इंडस्ट्री और ट्रेड के रिलेटेड. तो बिफोर बैटल ऑफ पलासी इन 1757 भारत की जो इंडस्ट्री और ट्रेड थी काफी फ्लरिश कर रही थी, काफी अच्छे स्थिति में थी. जो इंडियन गुड्स थे उसके प्राइसेस वगैरह जो डिसाइड हुआ करते थे दैट वाज डिसाइडेड बाय इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स. भारत के ही मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स डिसाइड करते थे कितना प्राइस होगा उनके कमोडिटी का. बट एज ए रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद इंग्लिश कंपनी वो बन जाती है दीवान यानी मास्टर्स ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा, क्योंकि उन्हें दीवानी राइट मिल जाता है. लेटर मेजर पार्ट ऑफ इंडिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश. उसके बाद देखने को मिला कि जो मेजर पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया था वो ब्रिटिश के कंट्रोल में चला जाता है. उसके बाद इंग्लिश जो है वो स्टार्ट कर देती है प्राइसेस डिसाइड करना इंडियन गुड्स के लिए. और जो प्राइस डिसाइड किया करती थी ब्रिटिश फॉर इंडियन गुड्स वो करीब 35 से 40% कम होता था मार्केट प्राइस से, ताकि वो खुद उस सस्ते प्राइस पे खरीद सके और जाके हाई प्रॉफिट पे इंग्लैंड में बेच सके. इसके कारण क्या हुआ, जो इंडियन ट्रेडर्स और आर्टिशंस थे उन्हें काफी लॉस होने लगा ट्रेड में भारत में. अब जो इंडियन आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्समैन थे ये लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि किस तरह इस एक्सप्लॉयटेशन से बचा जाए. तो वो बहुत सारे बहाना मार दिया करते थे ब्रिटिशर्स के सामने, जैसे कि दे एक्सप्रेस्ड स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल. वो बोलते थे कि हमारे पास पैसा ही नहीं है बनाने के लिए, तो मैं क्यों ये ट्रेड करूं. ना ही उनके पास कोई पैसे है रॉ मटेरियल खरीदने के लिए. तो ब्रिटिशर्स क्या बोलते थे, ठीक है आपके पास पैसे नहीं है, पैसे हमसे ले लो. तो कंपनी क्या करने लगी, प्रोवाइड करने लगी लोन्स और एडवांसेस इन आर्टिशंस को, और बोलती थी इस आर्टिशन को फिक्स कर देती थी कि इतना क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पैसा हम दे रहे हैं तो इतना फिक्स क्वांटिटी ऑफ गुड हमको इस मनी से चाहिए ही चाहिए. और उसके बाद आर्टिशंस के पास बेयरली कुछ पैसा बचता था अपने लेबर कॉस्ट का, लगभग लगभग ना के बराबर उनके पास पैसा बचता था अपना दिनचर्या गुजारने के लिए. आर्टिशंस जो थे दे वांटेड टू अबैंडन द प्रोफेशन. वो अपना प्रोफेशन छोड़ना चाहते थे बाय लिविंग सिटीज एंड विलेजेस. अपना गांव शहर छोड़ के जाना चाहते थे जहाँ पे उनका एक्सप्लॉइटेशन होता था बाय द ब्रिटिशर्स. लेकिन कंपनी उन्हें ऐसा नहीं करने दे रही थी. ब्रिटिश इस चीज को रोकने के लिए क्या की, अपॉइंट कर दी इंडियन स्पाइज. उन्हें गोमस्ताज बोला जाता था, इंडियन स्पाइज गोमस्ताज जासूस. तो वो लोग नजर रखा करते थे इन क्राफ्ट्समैन और आर्टिशंस पे और ब्रिटिशर्स को इन्फॉर्म कर देते थे अगर कोई कोशिश करता था अपना शहर वगैरह छोड़ के जाने का तो या भागने का. तो ये जो लोग थे आर्टिशंस दे वर कॉम्पेल्ड टू वर्क इन फैक्ट्रीज इन रिटर्न ऑफ मिनिमल वेजेस. तो फैक्ट्रीज में भी ये लोग काम करते थे बहुत ही मिनिमल वेजेस पे, ये लोग कॉम्पेल हो गए थे ऐसा काम करने के लिए. अब आर्टिशियंस जो हैं वो सारे एफर्ट में फेल हो चुके होते हैं. तो उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, खुद का उंगली हम वही काटना शुरू कर देते हैं, ना रहेगा हाथ और ना ही ये लोग कर पाएंगे काम. और इस तरह स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया. इंडिया की इंडस्ट्रियल का पतन शुरू हो जाता है. मीन टाइम इस वक्त जब इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा होता है, जब जो भी इंडस्ट्री इंडिया में रह रही होती है उसका नीचे गिरा दिया जा रहा था बाय द ब्रिटिश, उसी वक्त इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है ब्रिटेन में. और जैसे ही वो नर्चर हो रहा था, आगे बढ़ रहा था, तो जो रिलेशन ऑफ इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन था कि इंडिया से गुड्स जाता था ब्रिटेन, वो उल्टा हो रहा था, ब्रिटेन से गुड्स इंडिया आ रहा था. अब जो ब्रिटिश इकोनॉमी है उसे कोई भी जरूरत नहीं पड़ रहा था इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का. बदले में उन्हें सिर्फ चाहिए था क्या, रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया. सपोज उन्हें क्लॉथ बनाना है तो क्लॉथ अब इंडिया से पहले जाता था ब्रिटेन, लेकिन अब उन्हें चाहिए सिर्फ कॉटन, तो वो क्लॉथ बनाएंगे ब्रिटेन में और फिर इंडिया को बेचेंगे. इस तरह क्या हुआ, इंडियन मार्केट्स जो है पूरी तरह ब्रिटिश मशीन गुड्स से भर जाती है, जिसके कारण जो इंडिया क्या हो जाता है, सिर्फ एक सप्लायर बन के रह जाता है रॉ मटेरियल्स का ब्रिटेन. अब कोई गुड्स नहीं भेज रहा, सिर्फ रॉ मटेरियल्स भेजता है इंडिया. अब जो इंडियन मार्केट था इसके कारण क्या हो गया, फ्लडेड विथ चीपर एंड फाइन ब्रिटिश मशीन गुड्स. ब्रिटिश का मशीन का जो कपड़ा वगैरह जो भी गुड्स बना हुआ होता है वो भारत में आ जाता है और वो सस्ता भी होता है और फ्लड कर जाता है, पूरा इंडियन मार्केट में फैल जाता है.
इसके कारण क्या हुआ, जो इंडियन गुड्स ऑलरेडी इंडियन मार्केट्स में थे, उनका भी डिमांड गिर जाता, डिमांड गिरने के कारण मैन्युफैक्चर लोग यहाँ पे नहीं करते हैं। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या सारा कोशिश कर देती है टू डिस्करेज एंड डिस्ट्रॉय द इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को भी पूरा गिरा देती है। क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है लंदन से कंपनी को, ऑफिशियल्स इन इंडिया, कि आप डिस्करेज करो प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, कि भारत में कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको डिस्करेज करो, और मोटिवेट करो इंडियंस को कि वो रॉ कॉटन एंड सिल्क बनाए, जो कि एज ए रॉ मटेरियल काम करेगा फॉर क्लॉथ इन ब्रिटेन। पैरेलली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक लॉ इंट्रोड्यूस कर देती है ब्रिटेन में कि ब्रिटिश सिटीजन्स जो हैं वो इंडियन डाइड कॉटन्स यूज नहीं करेंगे, भारत में बना हुआ कॉटन का कपड़ा और कलर वो यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो इंडियन कॉटन था वो काफी फेमस था तुम्हारा ब्रिटेन में, वहां के लोग फिर भी नहीं सुन रहे थे। तो ब्रिटिशर्स के वहां जो सिटीजन्स थे वो क्या करने लगे, डाइड नहीं बस प्लेन कॉटन मंगवा लेते थे इंडिया से, उसे ब्रिटेन में ही डाई करके पहना करते थे। 1821 एंड ऑनवर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या की, देख रही थी कि ये कॉटन का जो एक्सपोर्ट है टुवर्ड्स ब्रिटेन फ्रॉम इंडिया वो रुक नहीं रहा है, क्योंकि डिमांड अभी भी ब्रिटेन के लोगों कर रहे हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती, एक हाई टैरिफ इम्पोज कर देती ऑन इंडियन गुड्स। मतलब अगर कोई गुड्स ब्रिटेन गया, यहाँ पे से 10 रुपया में निकला, तो यहाँ एंट्री पे इंग्लैंड का उस पे 100 से 300% ज्यादा चार्ज होगा इस 10 रुपए का, 100 गुना या 300 गुना ज्यादा चार्ज होगा ब्रिटेन में। इस तरह का टैरिफ इम्पोज कर दिया जाता है, जिसके कारण काफी महंगा हो गया था तुम्हारा ब्रिटेन में इंडियन गुड्स, और कोई खरीदने लायक ही नहीं छोड़ा गया। कंसिक्वेंटली क्या होता है, इंडियन इंडस्ट्रियल गुड्स गुड्स जो है वो ब्रिटिश के मार्केट से बाहर हो जाता है इस तरह से, और जो बाकी अदर यूरोपियन कंट्रीज थे वो पूरी तरह से बैन लगा दिए थे ऑन द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स इन देयर मार्केट्स। इस तरह यूरोपियन मार्केट जो है वर्चुअली क्लोज हो जाता है भारतीय सामानों के लिए, और इसके कारण डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ इंडियन गुड्स, फिर डिमांड घट गया, जिसके कारण अब प्रोडक्शन होगा नहीं इंडियन गुड्स का, क्योंकि डिमांड ही नहीं है यूरोपियन मार्केट्स में। फिर जिस तरह से ये मैच्योर हो रहा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में, उसी वक्त एक बात स्टार्ट होता है ब्रिटेन में फॉर इंट्रोड्यूसिंग फ्री ट्रेड इन इंडिया। मतलब इंडिया के साथ जो ट्रेड होगा यूरोपियन मार्केट्स का, उसके ऊपर कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगा, और वहां से ये भी डिमांड उठ रहा था कि कंपनी का जो ट्रेडिंग मोनोपोली भारत में है उसे खत्म कर दिया जाए। ब्रिटिश कैपिटलिस्ट जो ब्रिटिश बिजनेसमैन थे ब्रिटेन में, वो डिमांड कर रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर देना चाहिए अपना कॉमर्शियल एक्टिविटी बिजनेस वगैरह, और सिर्फ फोकस करना चाहिए अपना पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में भारत में। अकॉर्डिंगली ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, इंट्रोड्यूस करती है इंडियन चार्टर्स एक्ट ऑफ 1813, जिसके तहत कंपनी का ट्रेडिंग मोनोपोली को लगभग खत्म कर दिया जाता है। सिर्फ बोला जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है चाय और चाइना में ट्रेड करेगी। तो उसके बाद 1813 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है एक नया एक्ट, इंडियन चार्टर्स एक्ट ऑफ 1833, जो कि कंप्लीटली एबॉलिश कर देती है कंपनी का ट्रेडिंग मोनोपोली भारत में, और कंपनी को बोला जाता है कि सिर्फ आप फोकस करो पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भारत में। इस तरह क्या होता है, वन वे फ्री ट्रेड इंट्रोड्यूस किया जाता है। वन वे फ्री ट्रेड बोले तो ब्रिटेन जो है और ये इंडिया है, इंडिया से गुड्स जाएगा तो टैरिफ लगेगा, फ्री नहीं रहेगा, बट ब्रिटेन से इंडिया आएगा तो कोई यहाँ पे ड्यूटी नहीं लगेगा। इस तरह वन वे फ्री ट्रेड को इंट्रोड्यूस किया जाता है भारत में। इसके कारण क्या हो गया, ब्रिटिश ट्रेडर्स और मर्चेंट्स को एंट्री मिल जाता है पूरी तरह से भारत में। Thus, the Indian markets were now flooded with cheap, और भी जो फ्लड हो जाता है, फैल जाता है ब्रिटिश गुड्स भारत में। ऊपर से क्या होता है, जो इंडियन के एलिट सेक्शन थे, बड़े लोग थे, वो अपना टेस्ट भी शिफ्ट कर देते। पहले वो इंडियन कॉटन या क्लोथ सपोज पसंद करते थे, तो अब वो ब्रिटिश गुड्स को पसंद करने लगे थे। इसके बाद एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स भी होता है, जैसे कि बहुत सारे राजा महाराजा जो लोग पहनते भी थे इंडियन आर्टिशंस का, खरीदते भी थे, तो वो तो अब चले गए ब्रिटिशर्स के हाथ में, और उनके पास पैसा रहा नहीं कि वो सपोर्ट करेंगे इस आर्टिशंस को, और ये आर्टिशंस लोग काम छोड़ देते हैं क्योंकि डिमांड ही नहीं रहता है अब इंडियन रीजनल किंगडम्स के साथ, क्योंकि वो तो एनेक्स हो चुकी है। एंड देयर वाज फर्दर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्दर एक रेस्ट्रिक्शन लगा देती है इंपोर्ट ऑफ मशीन्स फ्रॉम ब्रिटेन। सपोज इंडिया में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना भी चाहता है,
तो ब्रिटिश बोलती है कि हम तो मना कर दिए, कोई भी इंपोर्ट नहीं कर सकता ब्रिटेन से कुछ भी मशीन। ब्रिटेन से कोई मशीन अलाउ है ही नहीं खरीदने के लिए भारतीय को इनटू इंडिया। प्लस वो ये अगर इंडिया में कोई बना भी लेता है तुम्हारा मशीन कहीं कैसे मैनेज करके, तो ब्रिटिश बोल दी कि कोई भी टेक्नीशियंस, ब्रिटिश इंडस्ट्रियल टेक्नीशियन इंडिया नहीं आएगा। ये सब इसलिए किया जाता है क्योंकि ब्रिटिश चाहती है कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में नहीं आए, क्योंकि अगर आ गया तो फिर उनका मार्केट चला जाएगा। सो बाय 1850 देखने को मिला है कि इंडियन इंडस्ट्री और ट्रेड जो है टोटल डिस्ट्रक्शन सफर करती है, जिसके कारण काफी अनएम्प्लॉयमेंट हो, डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ गया था यहाँ पे। तो इंडियन मर्चेंट्स और आर्टिशंस वो जो है वापस चले गए एग्रीकल्चर पे, क्योंकि अब उनका बिजनेस रहा ही नहीं। और एग्रीकल्चर में हमें पता, लैंड रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर पॉलिसी के बाद ये जो एग्रीकल्चर स्टैग्नेट हो गया था और ऑलरेडी ओवरबर्डन था, जितना जरूरत नहीं उससे ज्यादा लोग काम कर रहे थे एग्रीकल्चर फील्ड पे। इस सिचुएशन के कारण क्या हुआ, अब ज्यादा लोग अगर एग्रीकल्चर में आएंगे तो एक घर में सपोज 4 भाई है और 3 भाई बाहर काम करता है था एज एन आर्टिशन, वो तीनों वापस आ जाते हैं तो इस लैंड का बंटवारा होगा 4 पार्ट में। तो इससे क्या हुआ, लैंड का फ्रेगमेंटेशन शुरू हो गया। इसके कारण क्या हुआ, भारतीय एग्रीकल्चर और ट्रेड जो है काफी ज्यादा और डिक्लाइन करने लगते हैं। द इंडियन ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स जो थे, बाकी लोग जो एग्रीकल्चर में नहीं लौटे, वो कोई स्मॉल छोटा मोटा बिजनेस रूरल एरिया में खोल लिए, या फिर वो खुद कंपनी का ही एजेंट बन गए, जैसे कि कंपनी का सप्लायर बन गए ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। कुछ लोग क्या करते थे, ब्रिटिश का सामान भारत लाते थे, भारत में आया और उसी को पूरा भारत में डिस्ट्रीब्यूट करते थे फॉर ए स्मॉल मार्जिन, और थोड़ा सा जो प्रॉफिट बचता था वही उनका कमाई होता था। इस तरह जो इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलोड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, दिस लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भी डिस्ट्रॉय हो गया, इंडस्ट्री भी डिस्ट्रॉय हो गया और भारत का ट्रेड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, गरीबी बढ़ जाती है, भुखमरी बढ़ जाती है, भुखमरी के कारण फेमीन्स आते हैं और उसके बाद बहुत डेथ एंड डिस्ट्रक्शन होता है कंट्री वाइड में। ओवरऑल इंडिया जो है पूरा डिक्लाइन करने लगता है। सो दिस वाज लेक्चर फॉर टुडे। कोई डाउट हो यू कैन कमेंट मी, अदरवाइज थैंक यू।